ईरान ने मंगलवार को इजराइल पर दर्जनों मिसाइल दागी है। इजरायली सेना के मुताबिक 200 मिसाइलें दागी गई है। ईरान के इस हमले से पूरा इजराइल हिल गया। देश भर में सायरन की आवाज़ सुनी गई। इस हमले के बाद से पिछले साल शुरू हुआ हमास हिजबुल्लाह के साथ इजराइल का संघर्ष और बढ़ गया है। सवाल उठ रहा है कि ईरान के इस जंग में उतरने से मिडिल ईस्ट में क्या कुछ तबाही मचेगी। इस पर हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड प्रोफेसर डॉक्टर सुब्रत मुखर्जी हैं। सुब्रत मुखर्जी, आप कैसे देखते हैं जिस तरीके से ईरान इस पूरे जंग में उतर आया है, तो इजराइल के लिए क्या कुछ मुसीबत है और क्या कुछ आप आगे की तबाही देखते हैं? कुछ पिछले महीने से हम देख रहे हैं जो मिडिल ईस्ट, जिसको हम वेस्ट एशिया बोलते हैं, उसमें काफी परिवर्तन आ रहा है जो पहले लोग सोच नहीं सकते थे। इसका बहुत बड़ा कारण था कि इजराइल काफी मनमानी करती थी पहले, और जिसे वेस्ट बैंक बोलते हैं, जो पैलेस्टाइन का जो पूरा समस्या था, उसको लेके जो पूरा इंटरनेशनल कम्युनिटी है, वो भी काफी ऐसे लगता था कि कुछ करने का नहीं है, एक तरफा जो इजराइल चाहेगा वो करेगा। ये परिस्थिति पूरा बदल गया जब कुछ महीना पहले हम देखते हैं कि हमास, जो एक पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने एक अचंबा, एक ऐसा अपना ताकत दिखाया और काफी लोगों को अपना बंदी बना लिया, और उसके साथ काफी इन्होंने सक्सेसफुली जो इजराइल में अटैक किया। इजराइल इसके लिए तैयार नहीं था, क्योंकि इजराइल में एक ऐसा मनोभाव था, हमें तो कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, हमारे पास शक्ति है, और काफी लोग जानते हैं कि इजराइल के पास परमाणु शक्ति भी है। तो एक ऐसा उनका था कि हम जो भी कुछ करेंगे कोई कुछ नहीं करेगा, और अमेरिका भी हमारे साथ है। और अमेरिका के साथ इजराइल का जो रिलेशनशिप है वो बड़ा एबनॉर्मल रिलेशनशिप है, क्योंकि इजराइल कुछ भी कर लेता है, उसमें अमेरिका खुश ना भी हो, फिर भी इजराइल को कुछ बोलता नहीं है। और इसको लेकर मिल शाइमर बोल के एक बहुत बड़े अच्छे चिंतक है, उन्होंने दिखाया कि कैसे जो इजरायली लॉबी है वो अमेरिका में पूरा अपना काम करवा लेता है। उनका जो पूरा लॉबिंग है, उनका जो अपना स्ट्रेंथ है, पैसा का है, मीडिया का है, उससे वो काबू कर लेता है, और अमेरिका जो चाहता है वो कर नहीं सकता। पर ये हमास का जो पूरा अटैक हुआ, उसके बाद परिस्थिति बदल गई। इजराइल को सोचना पड़ा, भाई हम कुछ भी कितना जो अपने करते थे वो शायद हमें भी ना कर सके। तो इसलिए उस तरफ, दूसरे तरफ हुती रिबेलियन जो यमन का एक शक्ति है, वो भी इनको काफी परेशान करने लगा, इनके ऊपर मिसाइल दागने लगा। तो इनके जो और इस बदले हुए परिस्थिति में इजराइल ये सोचा कि हम और भी अपना शक्ति दिखाएं, पावर दिखाएं, और इनको इतना डरा के धमका के करे कि ये पूरा चुप बैठे, ये नाचार हो जाए। पर वो नहीं हुआ। इसका बहुत बड़ा कारण था कि पूरा पृथ्वी में जो बैलेंस ऑफ पावर है, जो पूरा जो नियंत्रण हो रही है, उससे काफी बदलाव आ रहा है। एक तरफ जैसे किसी जमाने में हम बोलते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड, कि जब रूस पूरा अपना पूरा रख नहीं सका, टुकड़ा टुकड़ा हो गया, उसके बाद यूनिपोलर वर्ल्ड आया, और उसमें करीबन ऐसा ही था, जो अमेरिका जो भी करना चाहता था वो कर लेता था। इसीलिए आप देखोगे जो इराक में जो हुआ, और आपका लीबिया में जो हुआ, और जो सीरिया में भी हुआ, एक तरफा करीबन था। बट ये परिस्थिति आहिस्ता आहिस्ता बदलना लगा, और सबसे पहले परिस्थिति जो बदल रहा है, इसका जो इंडिकेटर वो सीरिया में आया, जो इनका जो परिस्थिति पूरा था कि रेजिम चेंज करे, कि आसाद को हटा के और दूसरे किसी को बैठाए जो प्रो अमेरिकन होगा, वो इनका मिशन फेल हो गया। और इसका एक बहुत बड़ा कारण था
कि रशिया और चीन पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो गया और रशिया का जो पूरा रिलेशनशिप सीरिया के साथ था उसमें सीरिया को जिसे बोलते हैं रिलेटिव ऑटोनॉमी दे दिया। तो उधर अमेरिका और टर्की भी इन्वॉल्व था, फिर भी वो लोग ज्यादा नुकसान नहीं कर सके। अभी भी अमेरिकन कब्जा कुछ जगहों में है, वो भी पूरा जो सीरिया का जो तेल है वो बेच रहे हैं और उसको लेके काफी समस्याएं भी है। इंटरनेशनल कोर्ट में भी ये डिस्कशन हो रहा है, पर अभी जो परिस्थिति है उसमें अमेरिका जो बोलेगा ही वो होगा, वो स्थिति नहीं रहा। और इस बीच में चीन भी बहुत आगे बढ़ चुका है। आप देखेंगे करीबन हर चीज में चीन अमेरिका का टक्कर ले रहा है और इनका जो पीपीपी इनकम बोलते हैं, जो बेसिक इनकम कैटेगरी होता है, वो चीन अमेरिका को आगे ले गया, पीछे छोड़ दिया अमेरिका को। और इस बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण बात हुई कि ईरान के साथ चीन का एक पैक्ट हुआ, एक चुक्ति हुआ 25 साल को लेके, और उसमें बहुत सारी चीजें जो कमियां थी ईरान का, वो पूरा होने का आशा हुआ है। सबसे बड़ी बात थी जो सैंक्शन था, जो तेल बेचने का ईरान का, उसमें जो रोक लगाया था उसका काफी रास्ता निकल आया, क्योंकि रशिया और ज्यादा से ज्यादा चीन जहां से भी तेल खरीदता है तो उसकी सारा चिंता खत्म हो जाती है। इनकी चीन का जो पूरा फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं उसमें इनका सारा समस्या खत्म हो जाती है। इनॉर्मस अमाउंट ऑफ तेल ईरान खरीदता है। तो इस स्थिति में ईरान अपने आप जो अपना परमाणु शक्ति है उसको भी बढ़ा रहा था, और इसके साथ बाकी मिलिट्री टेक्नोलॉजी में ये ईरान बहुत आगे चला गया। दो चीज में जो ईरान के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है, वो एक है ड्रोन का। आप देखेंगे जो यूक्रेन के भी लड़ाई में जो ड्रोन्स रशिया यूज कर रहा है उसका ज्यादातर वो ईरान से लिया है। और दूसरे तरफ एक मिसाइल टेक्नोलॉजी जिसे बोलते हैं इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, क्योंकि आप देखें ईरान और जो ये जो पूरा डिस्टेंस है तेल अवीव का इजराइल का, ये 2300 किलोमीटर है। ये छोटा जगह नहीं है, बहुत लंबा डिस्टेंस है, पर फिर भी ईरान का जो मिसाइल्स है वो पूरा जो इन्होंने एक आयरन डोम बनाया था और उससे इन्होंने सोचा था कोई भी मिसाइल आए बाहर से, कोई भी अटैक है, वो हम स्पेस में ही उसे खत्म कर देंगे। पर अचंभा जब हुआ देखे कि ज्यादातर मिसाइल जो आया वो सारा इजराइल में ही गिर गया। और इसके साथ इन्होंने एक इजरायली नेतन्याहू ने सोचा था सबक सिखाने के लिए ये लेबानन चले गए। अच्छा, लेबानन की स्थिति ऐसी है कि ये पहले ये फ्रेंच कॉलोनी था और उसके बाद जो काफी उधर क्रिश्चियंस भी हैं, शिया मुस्लिम्स भी हैं, सुन्नी मुस्लिम्स भी हैं, और ये सारा लेके एक बहुत बड़ा सुंदर जगह था। पर ये जो लड़ाई शुरू हुआ है और 80s और 90s में पूरा इतिहास में आप देखेंगे लेबानन को तहस कर दिया ये पश्चिमी शक्तियों ने। और उधर ये हिजबुल्लाह जो ईरान सपोर्टेड है और उन्होंने अपना पूरा बना के रखा है। तो इजराइल का यही कोशिश था कि वो लेबानन में जाके इनको हरा कर, इनको खत्म कर, जो बंदी बनाया था, जो हॉस्टेज ले गए थे पैलेस्टीनियंस हमास वाले, उसको छुड़वा लेगा। उसमें से कोई फर्क नहीं पड़ता कि जो हॉस्टेज को उन्हें जिंदा मिले या मुर्दा मिले। बट ये सारा चीजें वो कर नहीं सके, क्योंकि जो शक्ति का जो विभाजन है, जो पूरा जो चीज है जिसे बोलते हैं जो डेवलपिंग वर्ल्ड, इसमें हिंदुस्तान भी एक भागीदार है। हम पहले जैसे नहीं रहे, हम लोग भी काफी आगे बढ़ गए
और उसमें टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो बोलते हैं उसमें ईरान काफी आगे चला गया। जब इनके साथ इंटरनेशनल ये एक ट्रीटी हो गया था कि परमाणु शक्ति इनकी चलेगी, पर ट्रम्प के जमाने में उन्होंने खत्म कर दिया। पर फिर भी इनका जो पूरा रिसर्च है, बाकी सारी चीजें हैं, वो ईरान चालू रखा। और इसका सबसे बड़ी कारण यही है कि रूस और चीन का जो समर्थन है वो ईरान के साथ पूरा है। और आप देखेंगे जो ये पूरा जो मिडिल ईस्ट का सिचुएशन है, वो ईस्ट एशिया का सिचुएशन है, और जो इंटरनेशनल प्लेयर्स है वो सारे उधर जुटे हुए हैं। किसी जमाने में इंग्लैंड फ्रांस बहुत बड़ा प्ले करता था, याद होगा जो 1956 में उधर एक लड़ाई भी हुआ, और उसके बाद फिर अमेरिका ने उसको बंद किया, और वो एंटोनी ईडन थे ब्रिटेन में प्राइम मिनिस्टर, उनको झुकना पड़ा और रिजाइन करना पड़ा। और उसके बाद जो पूरा जो प्रक्रिया था, यम कूपर वार बोलते हैं 1973 में, जब पहले इजराइल को झटका लगा जब सद्दाम के आर्मी इनको हरा दिया, और उसके साथ साथ इतिहास बदलती गई। तो आज का जो सिचुएशन है उसमें ये कहना कि इजराइल कुछ भी कर सकता है, ये नहीं चलेगा। इनको कुछ ना कुछ बैलेंस करना पड़ेगा। इनको पैलेस्टीनियन राज्य का स्थिति मानना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं 2 स्टेट सोल्यूशन। वो कार्टर जमाना से वो चल रहा था और ये इजराइल ठुकरा रहा था। इजराइल ने काफी जबरदस्ती की, पैलेस्टीनियन के काफी जगह में कब्जा कर लिया, अपने मुकाने बनाया, लोगों को सेटल किया, और इसके साथ काफी गड़बड़ इन्होंने किया। तो अब ये चलना मुश्किल हो रहा है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस वो भी ये सारा नोट ले रहा है, और यूरोपियन जो पावर्स है वो भी सोचते हैं कुछ ना कुछ पीस करना चाहिए। तो एक जो यूनाइटेड वेस्टर्न पर्सपेक्टिव था इजराइल को सपोर्ट करने का, उसमें भी काफी चिढ़ आया है। तो मैं मल्टीपोलर वर्ल्ड जो जिस तरह दुनिया जा रहा है, उसका पहला जो नक्शा वो आपको इजराइल में दिखाई दे रहा है, यूरोप पे यूक्रेन में दिखाई दे रहा है। वेस्टर्न पावर ने सोचा था बहुत जल्दी हम जीत जाएंगे, और उनका इसके साथ एक साथ प्रक्रिया होती है रेजिम चेंज, कि हम पुतिन को हटा देंगे, पर पुतिन को भी ये हटा नहीं सके। उधर पुतिन जीत रहा है, उधर पूरा जो इंडिकेटर सारा है, जो यूक्रेन की भी स्थिति अच्छी नहीं है। अब इजराइल के लिए भी स्थिति गंभीर होता जा रहा है, क्योंकि इनका जो यूनिलैटरलिज्म था, जो एक तरफ का चीज था कि हम किसी को नहीं मानते, हम दुनिया को नहीं मानते, हम यूनाइटेड नेशंस को नहीं मानते, हम एकला चलो करके पूरा तबाह कर देंगे, हम इधर के एक छत्र राजा बनेंगे, वो स्थिति बदल रहा है। और अभी जो सिचुएशन है उसमें ये लग रहा है अभी तो सिचुएशन बहुत ही गंभीर है, और भी शायद आगे कुछ बढ़ेगा। पर जो भी कुछ है, एक चीज तय है कि न्यूक्लियर एज में जो बड़ी शक्ति है वो अपने साथ नहीं लड़ते। चीन, अमेरिका, रशिया ये अपने साथ कभी नहीं भिड़ेंगे, क्यों तो भिड़ेंगे तो फिर दुनिया ही खत्म हो जाएगी। तो अभी तक जो स्थिति था, वो जो बिग पावर छोटा पावर को सपोर्ट करेगा, और उसमें अमेरिका का जो प्राधान्य था, उसमें करीबन 30 साल अमेरिका ने राज कर ली। बट अब परिस्थिति पूरा बदल रहा है, और आगे हम देखेंगे जो एक कंसोर्टियम बोलते हैं, एक मल्टीपोलैरिटी बोलते हैं, जिसमें हिंदुस्तान की भी भागीदारी है। इसलिए पहले जैसा स्थिति नहीं होगा। इजराइल को पैलेस्टीनियन का राज्य मानना पड़ेगा, और लेबनान में ये जो कर रहे हैं इससे भी इनको हटना पड़ेगा, क्योंकि हिजबुल्लाह के साथ लड़ना इतना आसान काम नहीं है। आप देखेंगे जो इजराइल और जैसे अमेरिका ने भी कहाँ जीता, जहाँ एयर पावर से जीत सके, एयरफोर्स से जीत सके, प्लेन से जीत सके। जब भी आप जमीन में आते हो, ग्राउंड आर्मी की लड़ाई होती है,
उसमें ये लोग लड़ नहीं सकते। इसका बहुत बड़ा कारण है, एक डोमेस्टिक प्रेशर भी होता है। आपको याद होगा वियतनाम वॉर में भी अमेरिका को हटना पड़ा था। तो इसी तरह जब आप ग्राउंड में जाएंगे, लड़ाई करेंगे, तो आपके कैजुअलिटीज भी ज्यादा होगा। और जो हिजबुल्लाह है, इनके पास छोटे छोटे मिसाइल 30-40 किलोमीटर का, और सबसे बड़ी बात है हिजबुल्लाह में जो लोग हैं वो अपना मातृभूमि बचाने के लिए लड़ रहे हैं, वो मर्सिनरी नहीं है, वो खाली तनख्वाह लेके लड़ने वाले सोल्जर नहीं है, वो अपने आप को फ्रीडम फाइटर समझते हैं। और जब ये फ्रीडम फाइटर का जो इंटॉक्सिकेशन बोलते हैं, जो पूरा फैल जाता है, उसको हराना बहुत मुश्किल काम है। तो मैं तो यही सोचता हूँ, अभी जो इजराइल का स्थिति हो रहा है वो 70 का दशक का जैसे वियतनाम में हुआ था उसी तरह जा रहा है। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, संधि इजराइल को मानना पड़ेगा, और मानना पड़ेगा जो इजराइल जो भी कुछ करना चाहता है ये संभव नहीं है। कुछ ना कुछ आपका इंटरनेशनल प्रेशर, इंटरनेशनल एग्रीमेंट करना पड़ेगा। ठीक सर, सफिशिएंट है, इसको छाप के ठीक है भाई? जी जी sufficient। ठीक है, छाप देना और मुझे एक कॉपी भेज देना। मैं भेजूंगा व्हाट्सएप पर। ठीक है, ठीक है। और तुम ठीक ठाक हो ना? जी जी, ठीक है, थोड़ा मैं एक थोड़ा करेक्ट कर लेना। वो करेक्ट हो जाएगा सर, हो जाएगा। ठीक है, वो कर लेना। ओके Thank you. ओके।